प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जूलॉजी एग्जाम पॉइंट फोर्थ में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जूलॉजी एग्जाम पॉइंट फोर्थ की। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट 3 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। टोटल एग्जाम पॉइंट की बात करें तो 50 प्लस एग्जाम पॉइंट आपके लिए हैं और एक एक एग्जाम पॉइंट में 50 प्रश्न है। कम से कम एवरेज में 50 प्रश्न मान के चलिए, तो टोटल 2500 प्रश्नों की आपकी ये महत्वपूर्ण श्रृंखला न सिर्फ 2500 प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न है। और परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप मान चलिए कि 70% तक के 70 से 80% तक के क्वेश्चन एज इट इज़ यहीं से मिलने वाले हैं। इस बात का हमें भी भरोसा है और आपको भी पेपर देने के बाद इस बात का भरोसा हो जाएगा। अतः मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जेएसएससी, केबीएस और उसके बाद आपका एमपी में चाहे कहीं पे भी टीचर की वैकेंसी हो, सिलेबस सेम है और आपको यह एग्जाम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दी जाती हैं। तो आप इसे बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन करके आप लाभ ले सकते हैं। आप इस नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके आप हमें जो है स्क्रीनशॉट भेज देंगे, जिससे आपको हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहाँ पे आपको ये सभी मैटर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैटर कैसा है। आप मैटर को खुद पढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझ जाएंगे कि मैटर किस प्रकार का मैटर है। पहला देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया, पहली पॉइंट है, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। केचुए की बात कर रहा है। केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, ठीक होते हैं। ये 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं। अब देखिए, इसका जो हृदय होता है एक्चुअली में ये हृदय नहीं होता, एक कच्छक है। हृदय जैसी संरचना है, जो कि हृदय के जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए उस तरह की कोशिकाओं से इसका डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हमारे बोर्ड के एग्जाम में, या ये कह दीजिए कि आपके एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि हृदय कितने जोड़ी हृदय केचुए में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 जोड़ी के साथ जाना है। 7वें और 9वें खंड के हृदय पार्श्वी हृदय कहलाते हैं। 7वें और 9वें खंड के हृदय को क्या कहते हैं? पार्श्वी हृदय कहते हैं। 7वें और 9वें खंड का हृदय पार्श्वी यानी लेटरल हार्ट कहलाता है, तथा 12वें और 13वें खंड के हृदय को पार्श्व ग्रसनी हृदय के नाम से जाना जाता है, यानी लेटरल फेरेंजियल हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न, ये जो प्रश्न लिखे गए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऊपर वाला भी प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप इस टॉपिक को एकदम याद करके रखें। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। इन 4 जोड़ी हृदयों में से 7वें और 9वें जोड़ी के हृदय को हम लोग पार्श्वी हृदय कहते हैं। 12वें और 13वें हृदय को हम लोग पार्श्व ग्रसनी हृदय कहते हैं। ये केचुए में हृदय की ओरिजिन जैसी सेल से ओरिजिन नहीं है, लेकिन केचुए में हृदय के कच्छक को ऐसे ही पूछा गया कितने हृदय पाए जाते हैं, तो वहां पे आंसर आपका 4 जोड़ी हृदय के ऊपर ही निर्भर करता है। अतः आपका आंसर 4 जोड़ी सही होगा, ठीक है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी जली। एनिलिडा के अंतर्गत, एनिलिडा संघ के में आने वाले प्राणी या तो जलीय होते हैं, या तो स्थलीय होते हैं, या तो स्वतंत्र जीवी होते हैं, कभी कभी परजीवी भी होते हैं, ठीक। ये इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है और ये द्विपार्श्व सममित के होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित के प्राणी होते हैं। सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया, सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। जबकि सिलोम एनिलिडा के अतिरिक्त, सिलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में होता है। सिलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में पाया जाता है। इस प्रकार पूर्ण आहार नाल भी अन्य जंतुओं में होती है। जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी होते हैं। जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी होते हैं। नाइट्रोजनीय उत्सर्जन के लिए केचुए में अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयां या अंग होते हैं। इन्हें उत्सर्जिकाएं कहते हैं। स्थिति एवं रचना के अनुसार ये 3 प्रकार की होती हैं। पटीय उत्सर्जिकाएं, सेप्टल नेफ्रीडिया 14वें और 15वें खंड के बीच के अंतराखंडी पट्टी सहित पीछे की क्रिया प्रत्येक अंतराखंडी पट्टी के दोनों सतहों पर
उत्सर्जिकाओं की दो दो अर्धचंद्राकार कतारें होती हैं। एक आहार नाल के दाईं ओर तथा दूसरी बाईं ओर पाई जाती हैं। एक आहार नाल के दाईं ओर तथा दूसरी बाईं ओर पाई जाती हैं। ग्रसनी उत्सर्जिकाएं फेरेंजियल नेफ्रीडिया ए चौथे से छठवें खंड तक, फोर्थ से चौथे से छठवें तक ग्रसनी तथा ग्रासनली के पृष्ठ पार्श्वों में इन उत्सर्जिकाओं के एक एक जोड़ी बड़े समूह या गुच्छे होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में रुधिर ग्रंथियों के साथ अनेक ग्रसनी उत्सर्जिकाएं पाई जाती हैं। अध्यावरणीय उत्सर्जिकाएं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया ए सातवें से अंतिम खंड तक देह भित्ति की भीतरी सतह से लगी सूक्ष्म उत्सर्जिकाएं हैं। विभिन्न खंडों में इनकी संख्या 200 से 250 तक, परंतु क्लाइटेलम के प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 2000 से लेकर के 2500 तक होती है। केंचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। केंचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, परंतु जब आर्द्रता अधिक होती है तो अमोनिया उत्सर्जित करता है। जब आर्द्रता अधिक होती है तो किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करने लगता है। ये सभी प्रश्न जो यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण है। केंचुआ एक द्विलिंगी जंतु है। 10वें तथा 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। पालिकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं तथा समूह और खंडों में स्थित होती हैं। कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन यानी लोकोमोशन, श्वसन रिस्पायरेशन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होते हैं तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया में झुंडों में धंसे होते हैं। उदाहरण वर्ग पालिकीटा यानी क्लास पालिकीटा के सदस्य जैसे कि नेरीस, कीटोप्टेरस इत्यादि में क्या पाए जाते हैं? आपके पैरापोडिया पाए जाते हैं। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक अग्र सिरे पर, पश्च चूसक पश्च सिरे पर पाए जाते हैं। अग्र चूसक अग्र सिरे पर, पश्च चूसक पश्च सिरे पर पाए जाते हैं। जोंक में क्रॉप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि इसके 9वें खंड तक फैला होता है। पूरे क्रॉप में 10 कोष्ठ एक क्रम में होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से स्फिनेक्टर द्वारा अलग होता है। जोंक एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसमें परनिषेचन होता है। जोंक एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसमें परनिषेचन होता है। जोंक या हिरोडिनेरिया में देहभित्त की पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जोंक या हिरोडिनेरिया में देहभित्त
की पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल जैसे कि तालाब, झील, अन्य स्थिर जल में पाया जाता है, जिन्हें बोट्राइडल ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है। हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है। इसमें जनन काल में 9वें तथा 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा कोकून का निर्माण होता है। ठीक। जोंक एनिलिडा संघ का सदस्य है जो ताजे जल जैसे कि तालाब, झील या अन्य स्थिर जल में पाया जाता है। यह जल में स्नान हेतु या गर्मी से बचने हेतु आने वाले पशुओं पर आक्रमण कर उनके शरीर से जुड़ जाता है, करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एक बाह्य परजीवी है। इसकी शरीर प्रायः लंबी, नालवत, क्रीमवत, द्विपार्श्वी एवं त्रिस्तरीय होती है, परंतु यह छोटे छोटे मुद्राकार समखंडों में विभक्त होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जोंक में कुल 33 खंड पाए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। सिर भाग में 5 खंड हैं 1 से 5 तक। प्री क्लाइटेलम में 3 खंड हैं 6 से 8 तक। क्लाइटेलम भाग में 3 खंड हैं 9 से 11 तक। उसके बाद मध्य भाग में 11 खंड हैं 12 से 22 तक। पश्च भाग की अगर बात करें, पश्च भाग में 4 खंड हैं 23 से लेकर 26 तक। पश्च चूसक भाग में 7 खंड हैं 27 से लेकर 33 तक। ठीक। हीरोडिनेरिया में 2 प्रकार के चूसक होते हैं। पाए जाते हैं। अग्र चूसक ये अग्र 3 खंडों द्वारा बनते हैं। पश्च चूसक ये 27 से लेकर 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। 27 से 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। समुद्री पेन यानी सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम पेनेटुला है। ये कहाँ आ गया सिलेंट्रेटा वाला इसमें? हीरोडिनेरिया एक रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ है जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है, अतः शरीर का थक्का नहीं जमता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। हेपेरिन भी एक स्कंदन रोधी पदार्थ होता है जो मनुष्य के रुधिर वाहिकाओं में पाया जाता है, जिससे मनुष्य का रक्त जमता नहीं, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हीरोडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी होता है जो कि रक्त चूसक है। यह एनिलिडा संघ का एक जंतु है। इसका सामान्य नाम जोंक है। लीच एनिलिडा संघ के हीरोडिनेरिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग जैसे कि सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें अनेक पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है। हालांकि इनमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता है, बल्कि इनके शरीर के भीतर गुहा में भरा द्रव्य ही कंकाल की भांति कार्य करता है, जिसे हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है। जोंक एक जलीय बाह्य परजीवी जंतु है जो विभिन्न जलीय जंतुओं तथा स्थलीय जंतु जब जल के संपर्क में आते हैं का रक्त चूसते हैं। इसमें रक्त का पाचन 10 से 14 महीनों में होता है तथा इसकी आहार नाल अति विकसित है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग काफ़ी दिनों लगभग 100 ईसा पूर्व से किया जा रहा है।
इसकी देह गुहा अति विकसित होती है। अति विकसित होती है। केंचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 रासायन संवेदांग या कीमोरिसेप्टर। कह रहा है रासायन संवेदांग या कीमोरिसेप्टर या विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। दूसरा है फोटो रिसेप्टर। केंचुए प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग है जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के कुछ जंतुओं में पाया जाता है। केंचुए की रेणुप्रीत या क्लोरोगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के समृद्ध होती हैं। ये यकृत समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती हैं। ये रुधिर, देहगुही द्रव्य तथा आहार नाल से उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करते हैं। हीमोग्लोबिन मनुष्य रूप में कशेरुकी के शरीर हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है। यह इनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, जबकि कुछ अन्य अकशेरुकी जंतुओं जैसे केंचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। इसी कारण इनका शरीर लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केंचुए का रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केंचुए का रक्त लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अंतराकोशिकीय होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला रहता है। नेरीस जब लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो इसे हेट्रोनेरीस कहते हैं। इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक बदलाव होते हैं। पश्च छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं तथा इसमें चपटे पत्ते के आकार की संरचना बन जाती है जो श्वसन में सहायता करती है। आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता। हीमोग्लोबिन के रक्त प्लाज्मा में घुले रहने के कारण नेरीस के रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। हीमोग्लोबिन के रक्त प्लाज्मा में घुले रहने के कारण नेरीस के रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। रक्त कणिकाएं रंगहीन होती हैं तथा कुछ भक्षी कोशिकाएं भी होती हैं। नेरीस में रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठीय रुधिर वाहिनी, एक प्रतिपृष्ठ रक्त वाहिनी और अनेक केशिकाएं रक्त वाहिनी और अन्य केशिकाएं होती हैं। हृदय अनुपस्थित होता है। नेरीस में रक्त में पंपिंग हेतु हृदय जैसी संरचना न होने के कारण वाहिकाओं तथा कोशिकाओं की दीवार में उत्पन्न संकुचन तरंगों द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। पृष्ठीय रक्त वाहिनी अत्यधिक संकुचनशील होती है जो हृदय का कार्य अर्थात रक्त के पंपिंग का कार्य करती है। नेरीस में हेट्रोजीनस पदार्थ का उत्सर्जन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसके उत्सर्जन हेतु नेरीस के अग्रभाग के कुछ खंड एवं पश्च भाग के कुछ खंड के अलावा सभी खंडों में एक जोड़ी नेफ्रीडिया पाई जाती है। केंचुए में 14वें से 16वें खंडों में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्बुमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिससे आगे चल कर के एक कठोर संरचना बनती है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणी परिवर्धन होता है। केंचुए के मुख के अग्रभाग पर प्रोस्टोमियम नामक संवेदांग होता है। यह प्रकाश ग्राहक अंग एवं मिट्टी खोदने में सहायक अंग की तरह कार्य करता है। केंचुए में 8वें तथा 9वें भाग में गिजार्ड नामक संरचना होती है। केंचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है।
इसमें मोटी मांसपेशी क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं जिनकी मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर भोजन के कणों को पीसा जाता है। केंचुए में टेम्प्लोसॉल का कार्य भोज्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। टेम्प्लोसॉल के कारण आंतरी एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। फेरेटिमा वंश के अंतर्गत केंचुआ शामिल है जो संघ एनेलिडा के सदस्य हैं। फेरेटिमा की देहभित्त की वर्तुलाकार पेशी स्तर में पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इसमें भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड सभी नॉन कार्डेट्स हैं। इसमें नालवत तंत्रिका रज्जु अधर भाग में होती है जबकि कार्डेट्स में यह पृष्ठ भाग में होती है। आर्थ्रोपोड अच्छा, ये आपका एनिलिडा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहाँ इंटर करके आर्थ्रोपोडा में 10-15 पॉइंट आपके आर्थ्रोपोडा की रखी गई। देखते हैं क्या क्या है। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ का वर्ग ओनिकोफोरा के में रखा गया है। इसमें संघ एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः इसे एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहते हैं। कायांतरण के आधार पर कीटों को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। होलोमेटाबोलस को कहते हैं पूर्ण कायांतरण, हेमीमेटाबोलस अपूर्ण कायांतरण, एमेटाबोलस कायांतरण अनुपस्थित, उसके बाद पोरोमेटाबोलस तो उसे कहते हैं क्रमिक कायांतरण। खटमल के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। इनमें अपूर्ण कायांतरण होता है। इसमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती, जबकि मच्छर, सिल्क मॉथ और तितली में पूर्ण कायांतरण होता है तथा इसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और इमैगो अवस्थाएं पाई जाती हैं। टिड्डों तथा एफिड्स में पोरोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण होता है। इनके जीवन चक्र में अंडा, निम्फ तथा इमैगो अवस्थाएं होती हैं। निम्फ, जिसमें पंख नहीं होते, संरचना में वयस्क से भिन्न होता है। रेशम सिल्क मॉथ या रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है। रेशम कीट की लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों से रूपांतरित हो जाती हैं। कीटों में इक्डाइसोन हार्मोन कायांतरण में सहायक होता है। कीटों में इक्डाइसोन नामक हार्मोन कायांतरण में सहायक होता है। यह हार्मोन निम्फ में निर्मोचन का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायांतरण में सहायक होता है। कीटों में किशोर हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथ से होता है। यह हार्मोन्स निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। एक्डाइसोन हार्मोन्स का स्रावण प्राथोरैसिक ग्रंथ से होता है जो कि कीटों के निर्मोचन को प्रेरित करती है तथा निम्फ को वयस्क कीट में रूपांतरित करती है। इस प्रकार दोनों हार्मोन्स कायांतरण में सम्मिलित होते हैं। मलबेरी रेशम की सबसे अच्छा रेशम माना जाता है जो कि बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है। इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता है, अतः इसको अच्छा नहीं माना जाता। रेशम कीट में फेरोमोन लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों तथा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यह देहभित्त की बाह्य त्वचा द्वारा स्रावित होता है तथा इनके शरीर में सबसे ऊपर यह सुरक्षात्मक आवरण है। आर्थ्रोपोड्स बहुत ही सफल स्थलीय जंतु है। इनकी सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं: काइटिनी उपचर्म, संचित उपांग तथा जोड़ीदार पंख।
इनमें काइटिनी उपचर्म सबसे प्रमुख है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जीनोप्सिला चेओपिस एक बाह्य परजीवी है जो कि चूहे तथा मनुष्य का रुधिर चूसता है। यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्य में प्रसारित करता है जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे क्रस्टेशिया जैसे कि झींगा मछली में ग्रीन ग्रंथि, एरेक्निडा जैसे बिच्छू में काक्सल ग्रंथि, कीट जैसे काकरोच में मेलपिगियन नलिकाएं, और उसके बाद झींगा या प्राण के उत्सर्जी तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। एक जोड़ी एंटीनरी या हरित ग्रंथियां, एक रीनल सैक, एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएं, इंटेगुमेंट्स। प्राण का संतुलन पुटी काइटिन की बनी थैलीनुमा संरचना है जो प्रसंगिका के अग्र कंछांग से एक ब्रिंज द्वारा जुड़ी रहती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिस पर सुरक्षा हेतु एक आवरण पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट की थैली के भीतर बालों के कण पाए जाते हैं जो संवेदी सीटी के वलय द्वारा घिरा होता है। प्राण की संतुलन पुटी शरीर के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार यह एक संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। तो आपका ये हुआ एग्जाम पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करके इस PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये था पूरा PDF, आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।